हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ और ये वो लर्नर हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ पीएचडी भी करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लर्नर ये जानना चाहते हैं कि पीएचडी अगर वो करना चाहते हैं तो वो कौन सी पीएचडी के लिए अप्लाई करें, यानी पार्ट टाइम या फुल टाइम, और अगर पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर बात की है, तो शायद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और इन्होंने ज़्यादा उन वीडियोस पे ध्यान नहीं दिया है और शायद इनके पास समय भी नहीं है, इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं और ये पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी होने वाली है, ठीक है। तो बाकी अदर लर्नर्स के लिए ये वीडियो नहीं है। और अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, इट मीन्स आप जॉब कर रहे हैं, तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो बाकी अदर लर्नर पार्ट टाइम के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि बाद में फिर आप अगर जेआरएफ अवेल कराना चाहेंगे या फिर आपका जेआरएफ क्रैक होता है तो फिर वहाँ फेलोशिप वाला जो मामला है वो अटकता है। तो इस वजह से आप जब भी पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो हमेशा फुल टाइम पीएचडी ही अप्लाई कीजिए अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाए और जो चीज़ें बाकी रह जाए उसको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ सकता है ये कि फॉर्म कहाँ से आते हैं और किस किस यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम पीएचडी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये हो सकता है आप लोगों का कि अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, मतलब किस किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बाकी अदर यूनिवर्सिटी में एग्जेम्प्टेड और सीयूईटी दोनों तरीके के फॉर्म आते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा है या नहीं, तो उस तरीके का एक सवाल हो सकता है। एक सवाल और हो सकता है आप लोगों का कि कोर्स वर्क का जो टाइम है वो करना कंपलसरी है सभी के लिए या नहीं, और अगर है तो उसे किस तरीके से किया जा सकता है। एक और सवाल है कि अगर आपका मार्कशीट जो है वो पार्ट टाइम पीएचडी वाला होगा तो क्या उसमें ऐसा मेंशन होता है कि पार्ट टाइम पीएचडी से आपने की है, ये कोर्स वर्क आपने कंप्लीट किया है। तो ये सब कुछ सवाल हैं। और एक सवाल ये अभी लेटेस्ट किसी ने पूछा है कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर हम पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है या मतलब वो कंसीडर किया जाएगा या नहीं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला पॉइंट है वो है आपका पीएचडी जो है वो फॉर्म कब आता है। तो इग्नू का अगर अब मैं बात करूँ इग्नू के लिए तो वो दिसंबर के टाइम आता है, ठीक है। अभी साल में सिर्फ एक ही बार फॉर्म आता है पीएचडी के लिए। तो आप लोग जब भी पीएचडी के लिए अप्लाई करें इग्नू में तो वो फिर दिसंबर के टाइम आसपास ही आता है, ठीक है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उसके लिए मैं इस चीज़ के लिए नहीं कंफर्म बता सकती हूँ कि पार्ट टाइम पीएचडी इस यूनिवर्सिटी से एग्जैक्टली होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसके प्रोस्पेक्टस को ज़रूर रीड कीजिए। तो वो अपने प्रोस्पेक्टस में इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कितनी सीट है और फुल टाइम पीएचडी के लिए सीट कितनी है, या फिर अगर सीट मेंशन ना करे तो वो इतना ज़रूर कहेंगे कि दोनों तरह के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी अदर यूनिवर्सिटी का आए तो आप एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक बार एक केस बताया भी था इस तरीके का कि पार्ट टाइम पीएचडी उन्होंने ऑफ़र किया था और फिर बाद में जब एडमिशन प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि ये फुल टाइम पीएचडी है। लर्नर के साथ दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर वहाँ फुल टाइम पीएचडी में आपका इनरोलमेंट होना और फिर आपका जॉब आपको फिर क्विट करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो इस वजह से इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और जब भी कभी अदर यूनिवर्सिटी के लिए, मैं इग्नू के लिए श्योर इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ऑफ़र किया ही जाता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में जब भी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ऑफ़र किया जाए तो आप एक बार उन्हें कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि ये पार्ट टाइम पीएचडी है या नहीं है, ठीक है। और जामिया जेएनयू डीयू में शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कहा एक बार मैंने सुना था कि जामिया में आया था, ठीक है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का पता कर लीजिए। के लिए पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो दिसंबर के टाइम आएगी, ठीक है। और इग्नू पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर करता है तो इस चीज़ के लिए मैं श्योरिटी देती हूँ, ठीक है। तो ये एक सवाल था। और साल में सिर्फ एक ही बार पीएचडी के फॉर्म आती है, ठीक है। जो अगला सवाल है वो पार्ट टाइम पीएचडी वालों को फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो पार्ट टाइम पीएचडी वालों को फेलोशिप नहीं मिलती है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं और एक बार में सिर्फ एक ही जगह से आप जेआरएफ या फेलोशिप ले सकते हैं। तो आपको एक तरफ से गवर्नमेंट की सैलरी में भी मिल रही है और एक तरफ से आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट की फेलोशिप लेना तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बार में आपको या तो जेआरएफ
या फेलोशिप मिलेगी या फिर आपको गवर्नमेंट सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए फेलोशिप नहीं है। अगला सवाल जो है वो प्रोसीजर को लेकर है। अगर पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट हैं तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो टाइम है मैंने बता दिया, दिसंबर या जनवरी के टाइम आएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम देना यहाँ कंपलसरी है, ठीक है। जैसे बाकी अदर यूनिवर्सिटी में है नेट JRF एग्जेम्प्टेड हैं, और अगर नॉन नेट हैं या आप नॉन नेट वाले हैं तो आपको एंट्रेंस देना होता है। लेकिन इग्नू में आप चाहे नेट हो, चाहे नॉन नेट हो, चाहे JRF हो, सभी को एग्ज़ाम देना होता है। तो एग्ज़ाम के प्रोसीजर से आप लोगों को गुजरना ही होगा। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आप सिलेबस देख लीजिएगा। तो एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न पे अभी बात करते हैं। पहले यहाँ पे ये था कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आपके जो सवाल होंगे, पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपका 50 क्वेश्चन जो होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर होगा और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो 2 बार अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, तो दोनों ही बार पैटर्न जो है वो अलग अलग था, क्योंकि एक बार NTA का पैटर्न था और एक बार यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से वो कंडक्ट करवाया था। तो ये NTA के शेड्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर वो उस हिसाब से अगर उनका बिजी स्केड्यूल रहेगा तो शायद यूनिवर्सिटी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, और जब अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में देते आए हैं सवालों को, उसी तरीके से सवाल रहेंगे। हाँ, लेकिन दोनों सवाल रहेंगे, यानी कि पेपर 1 से भी रिलेटेड होगा और पेपर 2 से भी होगा, यानी कि आपका रिसर्च वाला भी होगा और सब्जेक्ट वाला भी होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो वो उसी तरीके से MCQs फॉर्म में होगा, लेकिन पार्ट जो है वो दोनों कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न की बात हुई। दोनों टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों को अगर वीडियोस ना मिले तो भी मैं उसे लिंक में डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वैसे चैनल पे मिल जाएगा दोनों ही टाइप का पैटर्न पेपर का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी। इसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम में आपका 50% से अबव स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। 50% से बिलो होगा तो आप ये उम्मीद नहीं कीजिए कि आपका इंटरव्यू में कॉल भी होगा, ठीक है, क्योंकि 50% से वहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपका 50% से अबव स्कोर होना चाहिए। अगर आपका मास्टर में 55% है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। एक सवाल जो है वो फॉर्म को अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी को लेकर भी है। तो उसमें इस सिचुएशन में ये है कि अगर आपका मास्टर्स में 55% से अबव है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर आप अदर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में आपका 50% माना जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी यही है। उससे अगर कम है तो फिर आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप पार्ट टाइम PhD करना चाहें, चाहे आप फुल टाइम PhD करना चाहें, चाहे आप DU से करना चाहें, JNU से करना चाहें, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 55% जनरल के लिए और 50% अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बीच में मैंने कट कर दिया इस चीज़ को, मैं प्रोसीजर्स बता रही थी और फिर मैंने एलिजिबिलिटी पे फिट कर दिया। तो फिर ये चीज़ है कि चीज़ें बाद बीच में याद आती हैं, तो इस हिसाब से बता रही हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो PhD के लिए जो है वो 55% है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर में। प्रोसीजर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव मोड में हो, चाहे फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में हो, जिस भी तरीके से हो, आपको 50% से अबव स्कोर करना ज़रूरी है इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में कॉल तभी होगा जब आपका 50% होगा। उसके बाद फिर जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के लिए आपको बताया जाता है कि आपको एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप उसे भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाया जाता है। रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जिन्हें टॉपिक्स चूज़ करने में दिक्कत आती है। तो हालांकि उस चीज़ को एक प्रॉपर कोई प्रोफेसर गाइड करे तो वो अलग बात होती है, लेकिन हाँ, अपने इंटरेस्ट एरिया को आप ज़रूर प्रायोरिटी पे दें, तो उस तरीके से, क्योंकि आपको 5 साल अगर उस पर काम करना है तो वो इंटरेस्ट का हो, तभी काम करने में मज़ा भी आता है। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ यही कहूँगी, बाकी प्रॉपर अगर आप गाइडेंस लेना चाहें तो अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगा जाएगा। रिसर्च प्रपोजल आप टाइप करके ले जाना होता है। रिसर्च प्रपोजल से आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में कि आप जिस विषय पे शोध करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको है या नहीं है, वो चीज़ वो टेस्ट करते हैं। और अगर आपने अच्छे से जवाब दिया और आपका जो विज़न है वो रिसर्च को लेकर क्लियर है, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होता है PhD में। अदरवाइज़ थोड़ी आपको डीप नॉलेज लेके चलनी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ये दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि उन्हें ना रिसर्च प्रपोजल का कुछ आइडिया होता है, क्योंकि
ऐसे सिचुएशन में कि आप एक तरफ आप जॉब भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पढ़ाई भी करना है, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा आप टाइम निकालिए। अगर आप सच में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डेडिकेटेड रहें और चीज़ों को थोड़ी बारीकी से पढ़ें, ताकि आपका जो इंटरव्यू हो वो अच्छा जाए और बाकी चीज़ों को जब आगे आप करें तो उसके लिए दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यही एक सजेशन है आप लोगों के लिए। और बाकी सारे वीडियोस जो इससे रिलेटेड हैं वो सारे मैं अभी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी और आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सब पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट टाइम पीएचडी वाले, ठीक है। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू के दिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस दिन आपसे एनओसी मांगी जाती है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो अथॉरिटी है जहां आप जॉब कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पीएचडी करने से, ठीक है। तो ये एनओसी लेटर आपके जॉब अथॉरिटी वाले इशू करते हैं। तो पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो उनसे आपको परमिशन लेना होगा और यहाँ पे वो लेटर जो है वो सबमिट करना होता है। तो ये पार्ट टाइम पीएचडी वाले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए कंपलसरी है ये लेटर सबमिट करना। इसके अलावा मतलब इसके बिना आप पार्ट टाइम पीएचडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा एक सवाल है वो मैं कवर करूँगी, उसमें रीज़न क्या है, ठीक है। तो एनओसी लेटर आपको देना होता है और आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर जिस अकॉर्डिंग बाकी क्लासेस लगेंगी आपको वो अटेंड करना होता है, ठीक है। अब अगला सवाल जो है वो कोर्स वर्क को लेकर है, ठीक है। क्योंकि आपका एडमिशन तो हो गया, अब सबसे पहले आपको कोर्स वर्क फेस करना है, क्योंकि कोर्स वर्क जब तक आप नहीं करेंगे आपका पीएचडी का जो काम है वो आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि कोर्स वर्क आपको एक गाइडेंस देता है कि पीएचडी की थीसिस जब आप लिखते हैं तो उसमें किस किस अप्रोच के ज़रिए आप अपने थीसिस को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं थीसिस के लिए, और सही तरीके से डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या एथिकल वेज हैं जिसके ज़रिए हम अपने पीएचडी की जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में। और कोर्स वर्क का जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है तो ये इस पर्पज़ से ही बनाया गया है कि वो मैक्सिमम टाइम आपका 4 से 5 मंथ के विदिन में कंप्लीट हो जाता है वो। और आपका जैसे ही कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो दिसंबर से जनवरी के टाइम, यही है टाइम जब भी आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होगा। दिसंबर से जनवरी के टाइम ही आपका ये कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है और स्टार्ट हो जाएगा आपका कोर्स वर्क जुलाई से या अगस्त में। वो डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से प्रोसीजर चल रहे हैं। अगर डिले होंगे तो फिर वो अगस्त तक तो हो ही जाएगा स्टार्ट आप लोग का कोर्स वर्क, ठीक है। तो मेरे टाइम जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अभी जो सेशन है वो अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। तो इन्हीं 2 मंथ में कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाते हैं और दिसंबर और जनवरी में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये तो था कोर्स वर्क का एग्ज़ाम और कोर्स वर्क की क्लासेस की बात। अभी जो कोर्स वर्क का मेन मुद्दा है वो ये कि आपको 6 मंथ का लीव लेना होता है। पार्ट टाइम पीएचडी वाले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले, आप लोगों को लीव लेना होता है और इस लीव में आपको सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि आप जब लीव लेते हैं तो पीएचडी के लिए आप क्योंकि लीव ले रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता है कि आप वहाँ से जॉब से सैलरी भी उठाते जाएं और यहाँ से आप पीएचडी भी करते जाएं। तो ये एक लॉस है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को एक स्मूथ वे में ले सकते हैं, यानी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियल, तभी आप इस चीज़ में आगे आइए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर उस चीज़ को सोच समझ कर ही फिर आप इसका डिसीजन लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लर्नर ऐसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए 6 मंथ का हम लीव ले लेते हैं और हमें अपनी अथॉरिटी से पेमेंट ना मिले तो हम यहाँ से फ़ेलोशिप अवेल करा सकते हैं या नहीं। तो फ़ेलोशिप आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप पार्ट टाइम पीएचडी वाले हैं, और चूँकि फ़ेलोशिप अगर मिलेगी भी तो वो कोर्स वर्क के बाद मिलती है और वो आप लोगों को नहीं मिलती है, वो फुल टाइम पीएचडी वालों को ही मिलती है, ठीक है। अगर फुल टाइम पीएचडी वाले भी अगर जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हैं तो भी उनको फ़ेलोशिप जो है, जो इग्नू की तरफ से फ़ेलोशिप मिलती है आरएफ 8000 की, वो कोर्स वर्क के बाद ही मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को फ़ेलोशिप तो बिल्कुल नहीं मिलेगी और 6 मंथ का जो टाइम है वो आप लोगों को सहना पड़ेगा, वो लॉस फाइनेंशियल का, ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल एक लर्नर ने पूछा था, वो छुट्टी मतलब पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, वो दिल्ली में ही हैं, ठीक है। और उनका ये सवाल था कि अगर 6 मंथ की जो कोर्स वर्क की क्लासेस हैं वो अटेंड भी करना चाहते हैं और जॉब से लीव भी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं दोनों चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो कभी 10 बजे से 4 बजे तो मैक्सिमम ये है कि आपको रहना पड़ेगा इग्नू में, और ये मंडे टू फ्राइडे आपको रहना पड़ेगा, सैटरडे संडे ऑफ है, बाकी
मंडे टू फ्राइडे आपको 10 से 4 तो कंपलसरी है कि आपको यूनिवर्सिटी में टाइम देना है कोर्स वर्क के क्लासेस के टाइम। तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, और फिर जब मैंने उनसे ये पूछा कि एनओसी मिल सकती है नहीं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि एनओसी भी मिल जाएगी। तो फिर मैनेज कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर अगर मान लीजिए आप यहाँ पूरा टाइम दे रहे हैं और वहाँ कुछ ऐसा इशू हो गया तो फिर आपके लिए वो रिस्क होगा। तो ये सब कुछ देखते हुए कीजिए, क्योंकि मैंने आपको टाइम बता दिया है 10 से 4 है, आपको देना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास करें और दूसरी क्लास ना करें, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए एनओसी मांगा जाएगा और आपको अटेंड भी करना होगा क्लासेस। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन छुट्टी लेनी होगी और सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक सवाल था, और ये चीज़ आप लोगों के भी दिमाग में हो सकता है कि अगर छुट्टी ना लें तो ये सब तो दिल्ली वाले अगर चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अदर कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ से छुट्टी लेकर के अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं तो फिर वहाँ ऐसे सिचुएशंस नहीं हैं, आपको छुट्टी लेनी होगी और फिर सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी 6 मंथ में, ठीक है। तो ये एक सवाल था। दूसरा एग्ज़ाम का बता दिया मैंने, दिसंबर के टाइम या जनवरी के टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का पेपर आपको बता दिया जाएगा कितने कितने पेपर्स होंगे। तो 3 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर आपके हिंदी के होंगे और 1 पेपर आपका रिसर्च का होगा। और रिसर्च का पब्लिकेशन और एथिक्स को लेकर है कि आप जब अपनी थीसिस लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किस किस तरीके से करना है। प्लेगरिज्म के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उससे रिलेटेड ही सारे सवाल जो होंगे, जो भी कंटेंट बनाया जाता है। आरपीई का जो कोर्स है वो रिसर्च का ही कोर्स है, और जो बाकी जो अदर कोर्सेज हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो भी रिसर्च का ही पार्ट है, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हैं, ये 3 का आपका एग्ज़ाम होगा और वो दिसंबर और जनवरी के टाइम होगा। अगला जो सवाल है वो पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी इक्विवेलेंट है या नहीं, इस सवाल को लेकर है। पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों इक्विवेलेंट है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे जो पार्ट टाइम पीएचडी वाले हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही अप्लाई करते हैं, और जो फुल टाइम पीएचडी वाले हैं वो स्टूडेंट हैं जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, और उन्हें फेलोशिप वो अवेल करा सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन जो पार्ट टाइम वाले हैं वो नहीं करा सकते हैं। बस यही एक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी को लेकर, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। और एक और सवाल जो है वो मार्कशीट को लेकर है। मार्कशीट में ऐसा कुछ मेंशन होता है तो नहीं होता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने पार्ट टाइम में इनरोल किया था तो उनकी मार्कशीट में ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मार्कशीट बिल्कुल मेरी तरह है, तो इस वजह से मार्कशीट में भी कोई अंतर नहीं है, तो वैल्यू भी नहीं है। आपको भी 30 पॉइंट मिलेंगे पीएचडी के, और उनको भी 30 पॉइंट मिलेंगे। 30 पॉइंट एपीआई में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं तो उस टाइम वो पॉइंट काउंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों को ही 30 पॉइंट मिलेंगे, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, और मार्कशीट में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इक्विवेलेंट है। और छुट्टी के बारे में बता दिया मैंने कि आपको लेनी ही पड़ेगी, और इस तरीके से आप अपनी पीएचडी की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स वर्क का जो टाइम है वो मैंने बता दिया 6 मंथ का है। 6 मंथ में भी आपका 5 मंथ के अंदर में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो, ठीक है। अगर आप बीच बीच में छुट्टी करते हैं तो फिर आप ही का लॉस होगा। जितनी जल्दी आप क्लासेस अटेंड करके जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को कवर कर ले तो आपके लिए बेनिफिट है। आप शायद वापस रिज्वाइन कर सकते हैं, और इस बीच आपको असाइनमेंट भी बनाने होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट में वो अलग तरीके का होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में असाइनमेंट बनाते हैं तो वैसा नहीं होता। यहाँ पे आपको पेपर प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, या बुक रिव्यू लिखना होगा। वो डिपेंड करता है आप किस डिसिप्लिन में इनरोल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने डिसिप्लिन का बता रही हूँ, तो वो उसमें सेमिनार पेपर वगैरह लिखने होते हैं, बुक रिव्यू लिखना होता है, फिर उसे प्रेजेंट भी करना होता है। फिर आरपीई का जो कोर्स है, जो तीसरा पेपर है, जो अलग से मैंने बताया कि वो पब्लिकेशन एथिक्स को लेकर है। तो मैं इसके पूरे कंटेंट के जो भी कोर्स है, पीएचडी का जो कोर्स वर्क का जो कोर्स है, जितने भी अपने सब्जेक्ट का, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूँगी। जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कोर्स वर्क के बाद फिर आप अपने जॉब को वापस रीज्वाइन कर सकते हैं, और आप एग्ज़ाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मतलब जब आपका एग्ज़ाम का डेट आए तो फिर आप एग्ज़ाम देने आ सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए जो प्रोसीजर है वो ये कि पहले जैसे होता था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप जब एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करते थे तो वो सेंटर आप कहीं भी ऑप्ट कर सकते थे। इसमें भी वैसा ही है, आप कहीं भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बात वो ये है कि अगर आप दिल्ली में ही अगर सेंटर ऑप्ट करते हैं तो वो जो
कॉपियाँ हैं वो जल्दी आपके प्रोफेसर्स तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पीएचडी वाली जो कॉपी है वो आपकी जो भी आंसर शीट है वो आपका यहीं पे मेन ऑफिस दिल्ली में ही चेक होता है, और आपके प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ाएंगे वही चेक करते हैं। तो जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉपियाँ अलग अलग स्टडी सेंटर में चली जाती थी और वहाँ पर वो चेक होती थी, तो ऐसा पीएचडी के केस में नहीं है। तो बेहतर होगा अगर आप दिल्ली सेंटर ऑप्ट करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए, तो वो कॉपी जल्दी चेक हो जाती है, जल्दी रिज़ल्ट बन जाता है, तो सब कुछ जो है वो प्रोसीजर वो डिले नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से कह रही हूँ दिल्ली के लिए आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, जो एक और सवाल आप लोगों के मन में होगा कि इग्नू से अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो आपको स्टडी सेंटर मिल जाएगा या रीजनल सेंटर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो दिल्ली से ही होगा, आपकी पूरी पीएचडी दिल्ली से ही होगी, चाहे आप वो एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो कोर्स वर्क कीजिए, चाहे पीएचडी थीसिस दीजिए, या फिर जितने भी आपको डीआरसी मीटिंग्स अटेंड करने हैं वो सब कुछ मेन ऑफिस दिल्ली से होगा। वो डिपेंड करता है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाते हैं या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाते हैं, तो वो एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से होंगी। कोई भी स्टडी सेंटर इसमें नहीं इन्वॉल्व होने वाला है, कोई भी रीजनल सेंटर इन्वॉल्व नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ स्टडी सेंटर का रोल एग्ज़ाम तक ही है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करते हैं अपने सिटी में, अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही है कि रिज़ल्ट हो सकता है उसके कारण डिले हो, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में काम थोड़ा अलग होता है। तो इस चीज़ के लिए बस प्रोफेसर आपको अवेयर करते हैं कि आप दिल्ली सेंटर ऑप्ट कीजिए। और हमारे टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि दिल्ली में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि आप बहुत जगह सेंटर थे, लेकिन फिर भी सारे जितने भी बच्चे थे पीएचडी वाले सबको एक ही सेंटर में वो डाला गया था। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना भी मिले तो एक ही सेंटर ऑप्ट करने का ऑप्शन मिले, और उसी तरीके से आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम जब आप दे देंगे उसके बाद फिर आपके प्रोसीजर स्टार्ट होंगे। अगर आपका कोर्स वर्क का रिज़ल्ट जो है वो पास हो जाते हैं तो ठीक है, तो पास करना बहुत ज़रूरी है। आपको सारे पेपर्स में पास करना ज़रूरी है, चाहे वो आपका पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपका पब्लिकेशन और एथिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है। तो सभी पेपर में जब आप पास कर लेंगे तो मिनिमम आपका 55% एलिजिबिलिटी है कि उसमें आपको पास करना ही है। तो वो चीज़ ध्यान रखते हुए आपको एक ही बार में आप वो क्लियर कर लीजिए, और जैसे ही क्लियर कर लीजिएगा फिर आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होंगे। जैसे कि आपका जो पीएचडी टॉपिक है जो आप लेके रिसर्च इंटरव्यू के टाइम आए थे जो, ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम जो आप टॉपिक लेकर आए थे उसका फिर डीआरसी मीटिंग होगा, यानी कि फिर वो टॉपिक आपका कंफर्म कर दिया जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ उसमें से हटा सकते हैं। तो वो सब कुछ होता है। आपको एक प्रॉपर टॉपिक मिलेगा जो आप पीएचडी में के 5 साल में जिस टॉपिक पे काम करने वाले हैं वो आपको ऑफिशियली असाइन किया जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर तरीके से होता है, उसके लिए डीआरसी मीटिंग होती है, ठीक है। तो कोर्स वर्क जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको गाइड अलॉट होंगे फिर उनसे बात करते हुए फिर आप यहाँ दिल्ली आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी वालों को इतनी छूट मिलती है कि उन्हें यहाँ रेगुलर नहीं बुलाया जाता है। बाकी फुल टाइम पीएचडी वालों के लिए, अगर वो फेलोशिप वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा और है, और फुल टाइम पीएचडी वालों के लिए है कि यहाँ पे रेगुलर आपको आना पड़ेगा। लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए फिर जो गाइड है वो थोड़ा आपको इस चीज़ में कंसीडर करते हैं कि ठीक है आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपको इस मामले में कम ही बुलाते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन हाँ, आपको अपना काम दिखाना होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके लिए भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ फिर आपका डीआरसी मीटिंग से आपको जो टॉपिक है वो असाइन किया जाएगा ऑफिशियली कि आप इस टॉपिक पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस बीच आपको 6 मंथ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि यानी कि आपने इस 6 मंथ में क्या कुछ किया है पीएचडी में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट सबको सबमिट करनी होती है, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो, ठीक है। तो आपको अपने काम पे फोकस भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने फिर 6 महीना आपने कोर्स वर्क कर लिया उसके बाद फिर आप 1 साल आराम से बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो 6 मंथ में आपको दिखाना होगा कि आपने इस पूरे टाइम में क्या कुछ किया है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पेपर पब्लिकेशन को लेकर है, सेमिनार प्रेजेंटेशन को लेकर है, पीएचडी के काम को लेकर आपने कितना चैप्टर लिखा या फिर क्या कुछ आपने पढ़ा है अपने पीएचडी से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको डिटेल फिल करना होता है और वो सबमिट करना होता है। और वो डिपेंड करता है डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, वो ऑफलाइन मोड में किस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं। कुछ डिसिप्लिन ऐसा भी है कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन एक मीटिंग भी करवाते हैं, तो वो डिपेंड करता है डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, ठीक है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और डीआरसी मीटिंग आपकी
होगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ थी, और जैसे जैसे मेरे साथ वो सब चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है, जो कुछ मेरे लिए नया होता जाएगा वो सब कुछ मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल इतने दूर तक का यही एक प्रोसीजर था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए भी यही था। तो बस आपको सिर्फ एक छुट्टी लेनी होती है 6 मंथ की, बस वो चीज़ एक नया है आप लोगों के लिए, पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए। और कुछ आपका कहीं मेंशन नहीं होता कि आप पार्ट टाइम पीएचडी से ये कर रहे हैं, पीएचडी आप पार्ट टाइम से कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कहीं मेंशन नहीं होता है। लेकिन छुट्टी आपको लेनी होगी, एनओसी आपको देना होगा, ठीक है। तो और कोई अगर सवाल रह जाए तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ तक कुछ था जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी था। और चूँकि अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं पीएचडी करने का, तो ये सब चीज़ें थी जिसको आपको जानना पहले से ज़रूरी था। और टॉपिक आप लोग जैसे डिसाइड करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेकर चलिए। शोध गंगा एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए, अगर आप हिंदी से हैं तो शोध गंगा एक वेबसाइट है, आप वहाँ से प्रीवियस रिसर्च को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने जेएनयू में अब तक जितने शोध हो चुके हैं उस पर क्या क्या टॉपिक पे अवार्ड हो चुके हैं डिग्री, तो वो टॉपिक है। डीयू में क्या क्या टॉपिक, किस किस टॉपिक पे अवार्ड किया गया है पीएचडी डिग्री, तो वो लिस्ट मैंने आपको वहाँ पे शेयर की है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। इग्नू पीएचडी का जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो मैंने वहाँ पे शेयर किया है। और पेपर जो है वीडियो का मतलब पेपर जो पैटर्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का था चाहे डिस्क्रिप्टिव का था, दोनों ही पैटर्न मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ अपनी तरफ से छोड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ सवाल इसमें कवर होना अभी भी बाकी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा सवाल होंगे तो अलग वीडियो बन जाएगा, और अगर कम सवाल रहेंगे तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। और कोई सवाल हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है।